हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अ न्यू क्लास। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो कल 30 क्वेश्चन तक हमने कर लिया था। अब उसके आगे के क्वेश्चन है। 31 नंबर का क्वेश्चन है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सामाजिक संविदा का सिद्धांत मुख्य रूप से यह कार्य करने का प्रयत्न करता है। तो क्या कार्य करने का प्रयत्न करता है कि राजनीतिक बाध्यता के आधार की व्याख्या करना। ठीक है, पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन के आधार की व्याख्या करने से पहले राजनीतिक बाध्यता का मतलब क्या है कि राजा के कानूनों का नैतिक रूप से पालन करने से लगाया जाता है। तो जॉन लॉक ने द ट्रीटाइसिस ऑफ गवर्नमेंट ट्रीटाइसिस ऑफ गवर्नमेंट में राजनीतिक बाध्यता की व्याख्या करते हुए बताया है कि व्यक्ति की स्वयं की कल्पना व सहमति है। और रूसो भी इसमें जो है सामाजिक समझौता सिद्धांत में बताया है कि व्यक्ति अपने स्वयं के सहमति प्रदान करने के लिए राज्य के नियमों का पालन के लिए बाध्य होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है प्राकृतिक अवस्था शांति, सद्भावना, पारस्परिक सहयोग तथा सुरक्षा अवस्था है, सुरक्षा की अवस्था है। तो ये लॉक कहते हैं। लॉक का मानना है कि प्राकृतिक अवस्था शांति, सद्भावना, पारस्परिक सहयोग तथा सुरक्षा की अवस्था है। सभी मनुष्य प्राकृतिक अधिकारों का प्रयोग करते हुए शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत करना चाहते हैं और जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति आदि के अधिकार उस समय प्रचलित थे जब लॉक मनुष्य को एक सामाजिक और विवेकशील प्राणी मानता है। लॉक क्या मानते हैं कि मनुष्य मूल रूप से अच्छा, शांतिप्रिय, नैतिक और नियम पालक है तथा मानव स्वभाव से प्रेम, दया, सहयोग और सहानुभूति आदि गुणों से युक्त होता है। इसीलिए प्राकृतिक अवस्था शांति, सद्भावना के सहयोग की सुरक्षा की अवस्था मानते हैं लॉक। अगला क्वेश्चन है हॉब्स की प्राकृतिक दशा का दैत्य मनुष्य कभी भी नहीं हो सकता। हॉब्स की प्राकृतिक दशा का दैत्य मनुष्य कभी नहीं हो सकता। तो स्पिनोजा ने माना था, स्पिनोजा ने ये माना था। अगला क्वेश्चन है राज्य की उत्पत्ति के विषय में मार्क्सवादी सिद्धांत क्या है। तो राज्य की उत्पत्ति उत्पादन के शोधपरक संबंधों की रक्षार्थ हुई है। ठीक है, मार्क्सवाद के अनुसार राज्य की उत्पत्ति किसी नैतिक उद्देश्य की सिद्धि के लिए नहीं हुई है, बल्कि ये एक कृत्रिम संस्था है जिसकी उत्पत्ति संपत्तिशाली वर्ग के हितों की सुरक्षा के लिए हुई है। राज्य एक ऐसी संस्था है कि जो एक वर्ग से दूसरे वर्ग के दमन और शोषण के लिए स्थापित की गई है। ठीक है, राज्य एक ऐसी संस्था है जो एक वर्ग दूसरे वर्ग का शोषण करता है, उसका दमन करता है। इसलिए राज्य की उत्पत्ति के उत्पादन के शोधपरक संबंधों के रक्षा के लिए हुई है। अगला क्वेश्चन है वर्तमान समय में राज्य की उत्पत्ति का कौन सा सिद्धांत सबसे अधिक मान्य है। तो ऐतिहासिक सिद्धांत या विकासवादी सिद्धांत। अब इस सिद्धांत के अनुसार क्या कहा जाता है कि राज्य समस्त अतीत में हुए विकास का फल है। मतलब ये अनेक तत्वों से मिलकर बना है, जैसे सामाजिक भावना, रक्त संबंध, शक्ति, आर्थिक गतिविधियाँ, धर्म, राजनीति, चेतना आदि। तो राज्य का विकास कैसे क्रमिक विकास हुआ, यानी धीरे धीरे पहले एक कबीलाई था, फिर धीरे धीरे वो गाँव में बदला, फिर शहर हुए, फिर धीरे स्तर पर वो राष्ट्रीय हो गया, फिर आज के टाइम में क्या हो गया है, वो उसका ग्लोबलाइजेशन हो गया, यानी वो वैश्वीकरण की तरफ बढ़ गया है। और इसमें बर्गेस का भी मानते थे कि मानव प्रकृति के सार्वभौम सिद्धांतों का क्रमिक पूर्णतः राज्य ही है, कि जो क्रमिक विकास हो रहा है उसको बार्गर भी मानते थे, बर्गेस भी मानते थे, बर्गेस। अगला क्वेश्चन है कि राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक अनुबंध सिद्धांत की विवेचना जॉन लॉक ने समर्थन किया। तो सीमित राजतंत्र की अवधारणा का समर्थन किया था जॉन लॉक ने। ठीक है, जॉन लॉक ने जिस सामाजिक अनुबंध का विवेचन किया उसमें नागरिकों को द्वारा राज्य को केवल उन्हीं अधिकारों को सौंपने का समर्थन किया था कि जो अव्यवस्था को उत्पन्न होने के लिए खतरा पैदा हो, यानी अव्यवस्था से खतरा उत्पन्न होगा। बाकी जितने अधिकार हैं वो प्राकृतिक अवस्था में उपभोग करते थे, उसके पास ही रहते थे जो उनका उपयोग करते थे। ठीक है, अतः लॉक जो है वो निरंकुश राजतंत्र की अवधारणा का समर्थन नहीं करते हुए सीमित राजतंत्र का समर्थन करते थे, जॉन लॉक। ठीक है, अगला क्वेश्चन है लॉक ने सामाजिक समझौते के सिद्धांत का उपयोग किया। तो कैसे किया। उदार लोकतांत्रिक राज्य को न्यायसंगत ठहराने के लिए। अब इसका मतलब है कि लॉक का सामाजिक अनुबंध सिद्धांत जो है वो दासता का पट्टता न होकर, यानी कि दासता का अधिकार न होकर स्वतंत्रता का अधिकार पत्र था।
उन्होंने राज्य को ट्रस्ट की संज्ञा दी थी। और ट्रस्ट का मतलब क्या हो गया कि समझौते के अंतर्गत जो अनुबंध यानी कॉन्ट्रैक्ट जो है उसको मानना। यदि राज्य जो है वो कॉन्ट्रैक्ट का उल्लंघन करता है तो नागरिकों का विरोध अधिकार है, विरोध करने का। इस प्रकार वह उदार लोकतांत्रिक राज्य को न्यायसंगत ठहराने के लिए सामाजिक समझौते सिद्धांत का उपयोग करते हैं, लॉक। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि राज्य की उत्पत्ति के संबंध में मनु ने दैवीय सिद्धांत को स्वीकार किया तो धर्म को राजनीति से मिलाता है, इसलिए राज्य की उत्पत्ति के संबंध में मनु ने दैवीय सिद्धांत को स्वीकार किया था। अब क्या है कि राजनीति विज्ञान, एक सेकंड, हाँ, मनु द्वारा जो मनुस्मृति लिखी गई थी उसमें कहा गया था कि जब लोक में अराजकता यानी संसार में जब अराजकता फैल जाएगी तो सब लोग डर के मारे इधर उधर भागने लगेंगे। ठीक है। तो उसकी रक्षा के लिए ईश्वर जो है वो राज्य का सृजन किया, उसकी रक्षा के लिए ईश्वर ने राज्य का सृजन किया। और मनु ये भी मानते हैं कि भारतीय राजनीतिक दर्शन में अनेक विचारकों का इस सिद्धांत का समर्थन भी किया, मनु का। ठीक है। तो लोक अराजकता फैल जाने के कारण लोग डर के मारे इधर उधर भागने लगेंगे और तब इन सब की रक्षा के लिए प्रभु जो है राज्य का सृजन करेंगे, ऐसा मनु का मानना था। अगला क्वेश्चन है राज्य की उत्पत्ति की सही व्याख्या करती है। तो 3 सिद्धांत राज्य की उत्पत्ति की सही व्याख्या करते हैं, राज्य का दैवीय सिद्धांत, समझौता सिद्धांत और विकासवादी सिद्धांत। ठीक है। सामाजिक संविदा के लेखक कौन है? सोशल कॉन्ट्रैक्ट के लेखक हैं रूसो। 1762 में इन्होंने लिखी थी और ये फ्रेंच भाषा में लिखी गई है। और एक इस पुस्तक का दूसरा नाम भी है जिसको प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल राइट्स कहते हैं। ठीक है। इसी किताब में रूसो ने राज्य की उत्पत्ति की व्याख्या की है और इसकी शुरुआत ही ये होती है कि मनुष्य जन्म से स्वतंत्र किंतु बेड़ियों से जकड़ा हुआ है। इसी लाइन से इस बुक की शुरुआत होती है। अगला क्वेश्चन है प्राकृतिक अवस्था वाले मनुष्य को आदर्श बर्बर की संज्ञा किसने दी थी? तो रूसो ने ही दी थी। रूसो मानते थे कि आदिम मनुष्य का स्वभाव लगभग पशु के बराबर है और स्वभाव से लेकिन वो निर्दोष है, वह नैतिकता के विचारों से रहित है, उसको कोई इथिक्स का ज्ञान नहीं है, एथिकली वो सही नहीं है, पर सहज भावना से काम करने वाले बुद्धिहीन प्राणी था। ठीक है। बुद्धिहीन प्राणी मानते हैं मनुष्य को रूसो। उसी के शब्दों में वह एक आदर्श बर्बर था। ठीक है। नोबल सेवेज था। अब रूसो की सामान्य इच्छा का मतलब क्या है? तो वो मानते हैं कि उत्कृष्ट सार्वभौमिक इच्छा किसी एक व्यक्ति की भी हो सकती है जिसका उद्देश्य समुदाय का हित भी हो सकता है। ठीक है। अब कुछ विचार हैं और उन विचारकों के नाम हैं। तो ये विचार दिया था कि न्याय शक्तिशाली का हित है। ये जो है विचार दिया था थ्रेसीमेकस ने। न्याय शक्तिशाली का हित है, थ्रेसीमेकस ने कहा था। और अधिकतम शक्ति से डकैतों का समूह निर्मित हो सकता है, ना कि राज्य, तो बोधा ने कहा था। अगला है कि इच्छा ना कि शक्ति राज्य का आधार है, टी.एच. ग्रीन ने कहा। इच्छा ना कि शक्ति राज्य का आधार है, टी.एच. ग्रीन। और शक्ति बंदूक से नली से निकलती है, तो ये माओ त्से तुंग ने कहा था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 44 नंबर का, रूसो की सामान्य इच्छा संकल्प क्या है? या रूसो की सामान्य जो है रूसो की अभिव्यक्ति का रूप कानून माना जाता है। सामान्य इच्छा की जो अभिव्यक्ति है उसको कानून माना जाता है रूसो के हिसाब से। और इनकी जो है संकल्प क्या था इनका? यह राज्य के कानून का स्रोत है। ठीक है। सामान्य इच्छा यह राज्य के कानून का स्रोत है, सदैव जनहित में होता है और सदैव सही होता है। रूसो का ऐसा मानना था। अगला क्वेश्चन है राज्य का उद्भव जीवन की आवश्यकताओं के लिए हुआ है तथा वह अच्छे जीवन के लिए विद्यमान है, ये अरस्तु कहते हैं। अरस्तु कहते हैं कि राज्य का उद्भव जीवन की आवश्यकताओं के लिए हुआ है। और ये कथन जो है वो अरस्तु की पहली बहुत इंपॉर्टेंट बुक है पॉलिटिक्स के प्रथम भाग में राज्य के स्वरूप, उत्पत्ति और उद्देश्य का वर्णन किया है। और उनके अनुसार राज्य का उद्भव जीवन की आवश्यकताओं के लिए हुआ है तथा वह अच्छे जीवन के लिए विद्यमान है। अरस्तु के अनुसार जो है विकास का क्रम परिवार, गांव, राज्य इन सब से हुआ, धीरे धीरे क्रमिक हुआ है। और मनुष्य सद्जीवन की प्राप्ति के लिए मिलजुल कर राज्य के अंतर्गत रहते हैं और उनमें श्रम विभाजन और उनमें परस्पर एक दूसरे पर आश्रित होते हैं। और इस
परस्पर सहयोग के कारण ही समाज को चलाते हैं। जब कभी भी कोई मतभेद या संघर्ष पैदा होगा तो इसकी रोकथाम या निवारण करना यह राज्य का काम होगा। अरस्तु का यही मानना था। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है किंतु वह सर्वत्र जंजीरों से बंधा हुआ है। रूसो को मानना है कि इन श्रृंखलाओं को तोड़ देना चाहिए। ठीक है, तो वो मैंने बता दिया आपको पिछले क्वेश्चन में, वो क्योंकि वो क्रमिक विकास धीरे धीरे हुआ, परिवार हुआ, गांव हुआ, राज्य हुआ। ठीक है, और मनुष्य क्योंकि वो मिलजुल कर एक साथ रहता है तो एक दूसरे के जो है सहयोग की भी ज़रूरत पड़ती है और एक दूसरे पर डिपेंड भी होते हैं। जब एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं तो उनके बीच कंट्रोवर्सी भी होती है, उसके लिए स्ट्रगल भी करते हैं, मतभेद होगा, संघर्ष होगा, और इन सब की रोकथाम के लिए राज्य की आवश्यकता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, थॉमस हॉब्स का कथन है कि उसकी माँ ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। पहला थॉमस हॉब्स को, दूसरा डर को। थॉमस हॉब्स का ये मानना था। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य बुद्धि या तर्क वितर्क के बजाय भावनाओं से संचालित होता है। रूसो का मानना था। रूसो का यह मानना था कि प्रसिद्ध फ्रांसीसी विचारक थे रूसो पहली चीज़, और इन्होंने अपने निबंध डिस्कोर्स ऑन द ओरिजिन ऑफ इनइक्वालिटी 1755 में जो उन्होंने लिखी थी, तो उसमें कहते हैं कि प्राकृतिक दशा का अत्यंत मोहक चित्रण किया है इन्होंने उसमें, जिसमें मनुष्य सर्वथा सरल, समानतापूर्ण, सुखमय जीवन बिताता था। और रूसो के अनुसार सभ्यता के विकास के साथ साथ समाज में विषमताएं उत्पन्न हो जाती हैं, तो राज्य की उत्पत्ति संपत्ति की रक्षा के लिए होती है जो विषमता को बढ़ावा देती है। और फिर कहते हैं कि प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य बुद्धि या तर्क वितर्क के बजाय भावनाओं से चलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, रूसो की सामान्य इच्छा के सिद्धांत एवं सामाजिक अनुबंध के नैतिक महत्व को अनुबंध के आध्यात्मिक सिद्धांत में विकसित किया तो कांट ने किया था। ठीक है, कांट जो है रूसो की सामान्य इच्छा सिद्धांत में बहुत आस्था रखते थे। वह केवल उन्हीं व्यक्तियों को स्वतंत्र मानते थे, यानी कि कांट उन्हीं व्यक्तियों को स्वतंत्र मानता था जो नैतिक रूप से जो है स्वतंत्र हों। ठीक है, और नैतिक स्वतंत्रता का मतलब क्या है कि शुभ इच्छा, यानी कि अपनी इच्छा के अनुसार जो कभी कार्य किया जाए, असली मायने में वही स्वतंत्रता है। ये कांट का मानना था। आज का लास्ट क्वेश्चन है कि सामाजिक संविदा सिद्धांत की घटिया इतिहास, घटिया दर्शन तथा घटिया विधि के रूप में आलोचना की तो किसने की? सन हेनरी मेन ने की थी। ठीक है, सन हेनरी मेन ने। तो चलिए आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच।